भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी करोड़ों की सौगात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे आगरा। भाजपा के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे आगरा। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटका पहनाकर किया गया स्वागत। दीप जलाकर किया अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का उद्घाटन। कोटी मीना बाजार में आयोजित हो रहा है अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन। सीएम योगी कार्यक्रम में 5198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। दलित समाज के महापुरुषों की स्मृति को समर्पित है अनुसूचित वर्ग सम्मेलन। महासम्मेलन के जरिए दलित वोट पर भाजपा का निशाना। देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह आर्य कह रहे थे, भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भाइयों बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन है। आज वहां पे लाल सिंह आर्य कह रहे थे शिलान्यास नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण कर दिया है। मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है। और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है। पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी, वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है
जिसने, जब हम यहां पे आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे इस अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज वो सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर जब अनुसूचित जाति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आगमन हुआ है, मैं उनका एक बार फिर से आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के अलग अलग भागों से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य समागत अतिथियों का एक बार फिर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भी अपने तमाम कार्यक्रमों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगरा पहुंचे। आगरा में आए हैं तो अलग राज्य से आए होंगे तो ब्रजभूमि का दर्शन जरूर करना, वृंदावन मथुरा के दर्शन करने जरूर जाना। आगरा में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम की धरती यहीं पे है और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रामचंद्र कनौजिया को, लाल सिंह आर्य को और हमारे अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं, लंबे समय तक भारत की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का
उपक्रम समझा। ये इनके इन प्रकारेण समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। यह हमने 51 और 52 में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को हम लोगों ने कहा था और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे तभी समाज का विकास होगा। इस बात को ध्यान में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा हमेशा सबको समाहित करने वाला योजना लेकर के चले, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अभी मोदी जी ने कहा ज्ञान। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति का सम्मान होगा तो समाज आगे बढ़ चलेगा और सबकी ताकत साथ मिलकर के चलेगी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके साथ इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी पंचतीर्थ की चर्चा हुई। ये पंचतीर्थ की याद क्यों नहीं कांग्रेस को आई? जो भारत रत्न भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी उपेक्षा की गई, उनका उपहास किया गया, उनको दरकिनार रखा गया, उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये कांग्रेस का इतिहास है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब जो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी हमेशा उपेक्षा की गई और उनको संविधान सभा में चुनने का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। यह इतिहास में दर्ज है कि मुंबई से संविधान सभा की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को हराया था और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए, चुनने के लिए उनको बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से वो चुन करके आए। ये इतिहास में दर्ज है। मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया और नेहरू जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और भीमराव अंबेडकर जी को एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव हराने का काम किया। यह इतिहास में दर्ज है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, को कांग्रेस पार्टी के समय में संसद के अंदर उनकी तस्वीर लगने के लिए जगह की कमी पड़ गई, जगह की कमी पड़ गई। यह इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस पार्टी के शासकों ने कहा कि नहीं, यहां पर
हमारे लिए संसद में भीमराव अंबेडकर की चित्र लगने के लिए जगह की कमी है। ये जब जनता दल की सरकार आई तब जाकर के काम हुआ। यही नहीं, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। नेहरू जी ने अपने आप को खुद को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया। खुद ही अपनी कुर्सी पर रह करके अपने लिए भारत रत्न लेते रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि आपने याद रखना, जो आज कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाइयों को वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की, सही मायने में चिंता की। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जब हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार, तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष जीसी बाल योगी दलित, वो पहली बार अगर अध्यक्ष और स्पीकर बने तो वो अटल जी की सरकार में बने। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तब बने जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक बने, तब जाकर के हुआ। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार बनी तो तब बनी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हमारे प्रथम सेवक हैं, उनके नेतृत्व में बनी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की कि हम सिर्फ नारों में विश्वास करते हैं, हम सही मायने में दलितों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसकी चिंता करते हैं। और जब हम कहते हैं कि सही मायनों में बदलना चाहिए तो योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मसात करने की कोशिश की गई। और जब मैं योजनाओं की बात करता हूं तो योजनाएं बिना आर्थिक दृष्टि से नहीं चलती हैं। आज यहां कौशल किशोर जी बैठे हैं, एसपी बघेल जी बैठे हैं, सत्यनारायण जटिया जी बैठे हैं। आप इनसे पूछिए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है। 90% बजट बढ़ा दिया गया, यानी दुगना बजट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 31,000 गांवों को लिया गया, 31,000 गांवों को, और 31,000 गांवों में 35.5 लाख लोगों की चिंता की गई है ताकि उनकी जीवन सुधर सके, ये हम जान सके, ये हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से अगर मैं पिछड़ी जाति के दृष्टि से जो स्कीमें चली हैं, उन स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला विषय आता है शिक्षा का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैट्रिकुलेशन से पहले शिक्षा के दृष्टि से वजीफा स्कॉलरशिप देने के काम को बढ़ाया, तो उच्च शिक्षा के लिए भी वजीफा बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरीके से छात्रों के रहने के लिए भी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत लगभग 173 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 16,000 बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रावास बनाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया ताकि बच्चा शिक्षा ले सके। इसके साथ साथ फ्री कोचिंग का जो एससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष उसका लाभ उठा सकते हैं, इस काम को भी आगे बढ़ाया गया। और उच्च शिक्षा के लिए भी
हम लोगों ने प्रयास किया मोदी जी के नेतृत्व में कि ताकि उसमें भी उनको ज्यादा से ज्यादा 18% से ज्यादा है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि योगी जी ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं जिस स्कीमों के तहत लोगों को जोड़ने का काम चला है। और अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वहीं 1.5 करोड़ लोग हमारे किसान अनुसूचित जाति से हैं जिनको किसान सम्मान निधि में जोड़ा गया है और उनको व्यक्ति को सहायता दी गई है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह आकर के आज देश की स्थिति खड़ी हुई है। उज्ज्वला योजना में जहां लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, वहां हमारे दलित बहनों को 35% गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला है। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में शायद नहीं आया होगा। आप लोग कहते हैं धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई। धारा 370 हटने का मतलब क्या हुआ? धारा 370 हटने का मतलब यह हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, उनको अब रिजर्वेशन मिल गया है और वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धारा 370 के कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसी में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश में कोई एससी कैटेगरी की सीट नहीं थी, कोई एसटी कैटेगरी की सीट नहीं थी। पर अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो पहली बार अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुन करके जाएगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह है परिवर्तन, यह है मोदी जी का संदेश, यह है देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए काम करने का तरीका, और यह है मजबूत भारत को आगे बढ़ाने का तरीका। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया। आपने अभ्योदय कोचिंग योजना को चलाया है, जिसके माध्यम से अब दलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा अब कोचिंग लेकर के वो उच्च नौकरी को पद प्राप्त कर सकेगा। इसकी भी व्यवस्था की गई है। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सामूहिक विवाह की योजना बनाई और उस सामूहिक विवाह योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप, जो हमारा गरीब दलित भाई है, जिसके विवाह की योजना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमी पड़ती थी, उसको भी मुख्य धारा में लाकर सामूहिक विवाह में जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हर दृष्टि से उस विकास का फल आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, इसकी चिंता की जा रही है। ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको ताकत दे सके, इसको ध्यान में रख करके किया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, के आम आदमी को जो पिछड़ गया था उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं
कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बन गया है। आपको जानकर इस सीटें आपके आशीर्वाद से कमल खिलेगा और भारत में, देश में, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने बताया आपको कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आ गई है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बारीकियों को गहराई से समझें। मैं आज इंडिया अलायंस की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बात आप ध्यान में रख लो, ये चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अनुसूचित जाति की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलित भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने से इनका मतलब है, इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हरियाणा में चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, डिंपल, मुलायम परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बिहार में लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बंगाल में पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा, अभिषेक, ममता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तेलंगाना में केसीआर, केटीआर, कविता, भाई, दामाद, बेटा, बेटी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तमिलनाडु में करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, महाराष्ट्र में शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बेल पर है कि नहीं है? चलता है कि नहीं चलता है? लैपटॉप का केस चलता है कि नहीं चलता है? आप बताइए, लालू के खिलाफ चारा घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, ममता के खिलाफ, ममता के मंत्री भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? उनके घरों से नोट की गड्डियां निकली कि नहीं? आप बताइए, ये केसीआर की बेटी कविता पर केस है कि नहीं? आप बताइए, ये भ्रष्टाचार में सारे लगे हैं कि नहीं? ये कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया अलायंस, ये परिवार को बचाने की पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का जो मुहिम चल रहा है उससे बचने वाली पार्टियां हैं। ये या तो बेल पर है या जेल में है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा।